इस पावन कार्य के लिए साधुवाद देना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को करतल ध्वनि से एक बार आप अभिनंदन करें इस अवसर के लिए। एक अमृत तत्व को आज़ादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में आगे बढ़ा रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक वर्ष विशेष है, लेकिन आज़ादी का अमृत कालखंड आगामी 25 बरस है। तो ये जो अमृत अभी खोजा जा रहा है नायकों के कृतित्व और व्यक्तित्व के माध्यम से, तो इस तरह के आयोजन का एक महत्वपूर्ण कड़ी में हम आज यहाँ विश्वविद्यालय में हैं। मैं NCST के हमारे माननीय सदस्य महोदय अनंत नायक सर का एक तरह से अभिनंदन करूंगा कि आपने यहाँ पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, और हमारे माननीय VC साहब, रजिस्ट्रार साहब और NCST के डिप्टी डायरेक्टर साहब जो कि NCST की तरफ से आज यहाँ आपसे संवाद भी करेंगे, उनको मैं संबोधित करते हुए बाकी आप सभी विद्वज्जन और युवा जो छात्रगण हैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए मुख्य विषय पर ही आऊँगा। हम जिस विश्वविद्यालय में हैं उस विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य आपने देखा एक नायक की कहानी के माध्यम से, 3R का एक गीत देखा, कोमरम भील आंध्र प्रदेश के एक नायक हुए हैं, जनजाति नायक हुए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये एक दीवानगी, एक वानगी है उन नायकों की, उन अमर शहीदों की, जो शब्दों के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। लेकिन यहाँ मैडम संचालिका महोदय ने जो संकेत किया है, कलमवीर की बनने की बात की है, कलम की ताकत की बात की है, मुझे लगता है कि उसकी तरफ पूरा देश, पूरा जमाना धीरे धीरे बढ़ रहा है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ये पहल लगता है कि जनजाति नायकों पर केंद्रित है। ऐसा शीर्षक में लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान पर हम बात कर रहे हैं। वास्तव में हम उन नायकों की बात कर रहे हैं जो भारत माता के सपूत हैं और 1857 की क्रांति से पहले के 100 सालों तक लड़े हैं और इस देश की जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उसकी शुरुआत की है। यह महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण बात ना केवल जनजाति छात्रों को, युवाओं को, समाज को जानना है, बल्कि इस देश को जानना है कि इस देश की जो चिंतन प्रणाली है, जो क्रांति का बीज है और जो दीवानगी है, जो वानगी है, वो किनके माध्यम से ये आगे बढ़ी, ये हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नायकों की कहानियां कितने महत्वपूर्ण है। इसको इंदौर के एक छोटे से एक छात्र जो पहली बार विश्वविद्यालय में जाता है, उसे कोई पूछता है कि अच्छा आप कौन से समाज से आते हैं, फिर वो मकान किराए से लेने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि आप कौन से समाज से आते हो, ताकि थोड़ा एक आकलन हो सके। लेकिन मुझे ये बात आपके सामने रखते हुए मैं बहुत भाव विभोर हो जाता हूँ। ये माननीय हर्ष चौहान जी, हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष जी हैं, वो सुनाया करते हैं बार बार। मुझे लगता है ये मर्म क्यों है जी, जानना क्यों जरूरी है, ये इस छात्र की कहानी में निकल कर आता है। वो छात्र कुछ और नहीं कहता, वो सिर्फ ये कहता है मैं जिस चौराहे से चलकर आया हूं और टंटिया मामा की जहां मूर्ति लगी हुई है, मैं उस टंटिया मामा के समाज से आता हूं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेरा परिचय। ये जो गीत है और ये टंटिया मामा की कहानी है और उस विद्यार्थी द्वारा जो कहा गया है, ये रोंगटे खड़े करने वाला है। ये इतिहास का वो पल है, वो कहानियां हैं जो सत्य के साथ में शिवम और सुंदरम होनी चाहिए। और हमारी कोशिश है कि जो कल्याणकारी तत्व है और जो संपूर्णता है इस पूरे देश के चिंतन प्रणाली की, पूरे समाज के, हमारे नायकों की, अमर बलिदानों की, वो सारी की सारी कहानियां इसके माध्यम से निकल कर आती है। और जनजाति समाज के कुछ महत्वपूर्ण बातें इस व्याख्यान के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान निकल कर आती है। वो ये निकल कर आती है कि जनजाति समाज का एक ऐसा नायक हुआ है, जनजाति समाज में से हुआ है, इस भारत माता का सपूत है। और जितने भी क्रांतिकारी हुए सिर्फ एक नायक है जिसको इस देश ने, इस समाज ने, इतिहास ने और यहां तक कि अंग्रेजों ने भी उनको कहा है कि ये
धरती के आबा हैं, इस धरती के देवता हैं, भगवान हैं। इसलिए जनजाति समाज का गौरव है, यह महत्वपूर्ण। मैं चाहूंगा कि उस बलिदानी, उस अमर बलिदानी के लिए आप निश्चित रूप से मन में एक ऐसी आस्था विकसित करें और अपने साथ उस कहानी को लेकर जाएं। न केवल वो कहानी धरती आबा बिरसा मुंडा जी के माध्यम से, बल्कि यहां जो प्रदर्शनी लगाई गई है एनसीएसटी के माध्यम से और जो सहयोगी संस्थान कल्याणाश्रम के माध्यम से, उससे कम 10 कहानियां आप अपने साथ लेकर जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी। और इस बात को आगे हम जब करेंगे, समाज में जब ले जाएंगे, देश में ले जाएंगे, तो एक नया स्वरूप निकल कर आता है। क्यों निकल कर आता है, किस बात के लिए निकल कर आता है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जनजाति समाज क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्व क्या है, उसकी पहचान क्या है, ये अपने आप में अस्मिता, अस्तित्व और विकास के कड़ी में एक धूमिल होती हुई तस्वीर पिछले कालखंड में रही है, लेकिन अभी आजादी के अमृत महोत्सव में ये बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। वो इसलिए कि जो संस्कृति और आस्था का विषय है उसके माध्यम से धूमिल हुआ। और जनजाति समाज क्या है, इसको लेकर किताबों में भी जो लिखा गया और किसने लिखा, इसके लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। और एक, इस बात को कैसे आगे बढ़ाया, ये भी महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ हितोपनिषद में एक बहुत छोटा सा प्रसंग आता है कि जो शेर होता है उसको अपने आप सिद्ध नहीं करना पड़ता कि मैं इस जंगल का शेर हूं, मैं इस जंगल का राजा हूं। वो अपने आप में स्वयं ही अपने पराक्रम के आधार पर कुर्सी प्राप्त करता है, अपने शौर्य के आधार पर अपने आप को स्थापित करता है। ये जनजाति नायकों का, और न केवल जनजाति नायकों बल्कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी नायक है, क्रांतिवीर हुए, उन्होंने स्थापित किया है। लेकिन एक विशेष परिवार, एक विशेष मत, एक विशेष तरह की बात, एक विशेष तरह की राजनीति के माध्यम से इन नायकों को धकेल दिया गया पीछे। और राइट टू फाइट, मुझे लड़ना है, प्राकृतिक तरीके से लड़ना, नैसर्गिक तरीके से लड़ना मेरा गुण है। मैंने अपने पुरखों से सीखा है, मैंने अपनी विरासत से सीखा है, भारत की संस्कृति से सीखा। और ये जो बात है, ये जो सुक्ति है, वो बात जो है यहां निकल कर आती है और ये धकेल दिया गया। और इस बात को आजादी के बाद आस्था, परंपरा और संस्कृति को धूमिल करते हुए उसको हानि पहुंचाई गई। और फिर बात चल पड़ी फिल्मों में, और फिल्मों के माध्यम से जनजाति समाज का एक चरित्र, एक ऐसा चित्रण किया गया कि जिसकी वजह से और ज्यादा बड़ा संकट आ गया। उसे कुछ गानों के माध्यम से, पिछड़ेपन के माध्यम से, असभ्यता के माध्यम से इस तरह के संकेत किए गए। पता चलता है कि ये बात बॉलीवुड में कहां से आई, तो फिर चलता है कि बॉलीवुड में नहीं, ये तो हॉलीवुड की नकल है, इस वजह से बॉलीवुड में आई। हॉलीवुड वालों ने क्यों किया? क्योंकि वे चाहते थे भारत का विखंडन, भारत का बंटवारा, बांटते थे, तभी तो उनका राज स्थापित होता था। तो डिवाइड एंड रूल के माध्यम से उन्होंने एक बात को स्थापित करने के लिए नायकों को धूमिल किया, एक पूरे समाज को धकेल दिया। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जब हम जनजातीय नायकों की बात करते हैं तो इस देश के रक्षापंथी की प्रथम जो श्रृंखला है उसकी बात करते हैं, पूरे देश के सीमा क्षेत्रों में और देश के आंतरिक क्षेत्रों में भी, जहां पर भारत के प्राकृतिक संसाधन है। और कितने बड़े समाज की बात करते हैं? देश के हर 10वें व्यक्ति की बात करते हैं कि लगभग 10% जनसंख्या जनजाति समाज की है। और देश के लगभग 1/3 भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं जहां जनजाति समाज रहता है। तो हमें ये डेमोग्राफिक एस्पेक्ट भी ध्यान में रखना है कि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण है। और दूसरा, चाहे प्राचीन भारत हो, चाहे मध्यकाल हो, और चाहे औपनिवेशिक कालखंड, सभी कालखंडों में जनजाति नायकों ने नैसर्गिक अपने स्वरूप के माध्यम से, पहचान के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाया। और मैं नमन करना चाहूंगा, एक महान नायक की बात करना चाहूंगा जो गुजरात से आते हैं, जिन्होंने देश को एक सूत्र में बांधा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक जगह कहते हैं, जनजाति सच्चा राष्ट्रवादी है, आदिवासी सच्चा राष्ट्रवादी है। इस बात को आचार्य अरविंदो अलग ढंग से कहते हैं। जो राष्ट्रवादी है वो शाश्वत मूल्यों में विश्वास करता है। और इस कड़ी में तीसरा जो भारत की पहचान है, एक चिंतक है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, इसको कहते हैं कि यदि हम शाश्वत मूल्यों में विश्वास नहीं करते तो हम कैसे भारतीय हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो राष्ट्रवादी है वो शाश्वत मूल्यों में विश्वास करता है, और जो शाश्वत मूल्यों में विश्वास करता है वो भारत की संस्कृति का धरातल है। ये बात हमारे चिंतकों ने, हमारे महापुरुषों ने कही। इसलिए जब हम जनजाति समाज की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उन आदिवासियों की बात करते हैं जो सांस्कृतिक रूप से संभवतः आरंभिक स्थिति में है।
तो हमारे यहाँ आदिवासियों की जो परिभाषा है वो संस्कृति का वो स्तर है जो भारतीय समाज के आरंभिक स्तर पर है और मूल जो तत्व हैं, मूल्य हैं, उनको लेकर चलता है। इसलिए आदिवासी आदिवंशी भी है, हम सभी समाज, हमारे सभी मान के चलते हैं। राजस्थान में एक स्थान है गुरु शिखर, गुरु शिखर पर एक यज्ञ हुआ, ऐसा एक आख्यान है, ऐसी गाथा है। और उस यज्ञ परंपरा में से 4 नायक निकले, उसमें से एक नायक जो था वो परमार वंशी कहलाया, वो अग्निकुल शासक कहलाया आगे जाकर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का क्षेत्र में परमार वंश सभी समाजों में है। हम फिर अलग अलग बात क्यों करें, सिर्फ हम एक वंश की लेकर बात करते तो ऐसा लगता है कि ये जो क्रांतिवीर है, ये जो योद्धा है, वो जनजाति समाज के नैसर्गिक रूप से रहे हैं। और आदिवासी कहने के पीछे निश्चित रूप से एक तार्किक बात भी निकल कर आती है। कहने का आशय यही है कि मंच पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का एक लोगो बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है तू मैं एक रक्त। हम सभी भारतवासी एक है, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के माध्यम से हमें कमजोर किया है, संभवतः इस बात को इस पूरे व्याख्यान के धरातल में हमें समझना है, पूरे समाज को समझना, पूरे भारत को समझना है, हम सभी को समझना है। चाहे कोई वन में रह रहा हो, चाहे ग्राम में रह रहा हो, चाहे शहर में रह रहा हो, चाहे महानगर में रह रहा हो, कहीं पर भी रह रहा हो, हम सभी रूप से एक रूप से जुड़े हुए हैं और यही हमारी भारत की अस्मिता है। और इसी बात को हमें कमजोर किया गया। और दूसरी इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, माननीय हर्ष चौहान जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, अभी तक का जो इतिहास है वो शिकारी ने लिखा है। और किसका लिखा है? शेर का इतिहास लिखा है, शिकारी ने लिखा है। तो शिकारी क्या कहेगा, किसकी गाथा गाएगा, किसके गौरव की बात करेगा? शेर की गाथा की बात तो नहीं करेगा, वो तो अपनी बात करेगा कि मैंने कैसे शिकार किया था। और जो औपनिवेशिक सत्ता थी वो वास्तव में औपनिवेशिक विदेशी धर्म सत्ता थी। औपनिवेशिक अर्थात वे सिर्फ यहां संसाधनों को लूटने के लिए आते थे, और दूसरा उनके अपने आस्था परंपरा है, वो भारत की जितनी भी विविधता है उसमें भेद भ्रम और किसी तरह का विभेद दिखाकर उसको तहस नहस करने के लिए आते थे। इस कारण उनका काम चलता था, उनको यह लगता था कि हम इसी विचार के माध्यम से इस देश के संस्कृति को खत्म कर सकते हैं। जब संस्कृति परिवर्तित होती है तो निष्ठाएं परिवर्तित होती है, और निष्ठाएं जब परिवर्तित होती हैं तो फिर वही बात आ गई जो मुंडारी भाषा का है या फिर खासी भाषा के शब्दकोश की। ये दोनों शब्दकोश ये बताते हैं कि उनकी लिपि है वो देवनागरी नहीं है, उनकी लिपि रोमन लिपि है। जब कभी भी कोई विद्यार्थी उस शब्दकोश को देखेगा तो सबसे पहले वही देखेगा कि लिपि कौन सी है, तो ये लिपि यूरोपियन लिपि है। तो ऐसा लगता है कि उसके पुरखों का इतिहास क्या है, वो कहां देखेगा अपने आप को, उसकी मूल कहां देखेगा, जड़ कहां देखेगा। तो इस तरह के असंख्य तरीके से जो लेखन वाला क्षेत्र है, इतिहास वाला लेखन का जो क्षेत्र है, उसमें उस शिकारी ने शेर का इतिहास लिखने की कोशिश की है और संभवतः अपने गौरव गाथा की है। और फिर आज की तारीख में स्कॉलर्स भेजकर फिर दिखाते हैं कि हम लोगों ने औपनिवेशिक भारत में जहां जहां भी राज किया उसके प्रतीक आप देख के आइए, कलकत्ता जाइए, रांची जाइए, आप मुंबई जाइए, ये गौरव गाथा है। अब अमृत का कालखंड आया है जिसमें ये बात सारी निकल कर आई है। हमारे जब आपने प्रदर्शनी देखी होगी तो आरंभ जब होता है प्रदर्शनी का तो पहला महानायकों के बारे में पहला जो पोस्टर है वो माननीय राष्ट्रपति महोदया का संदेश है। वे सारे नायकों के, जनजाति समाज के जो आंदोलन है उनका संकेत करते हैं और कहते हैं कि इनका सम्मान करना चाहिए। और जो अंतिम है, अंतिम द्वितीय है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का है। कहते हैं कि बकायदा 2016 के 15 अगस्त का जो भाषण है उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, हर जिले में हो सकता है कि हर प्रखंड में, तालुका में एक ऐसी घटना हुई जनजाति नायकों की गाथा को वहां पर बिखेरा हुआ है। वो गाथा सारी की सारी निकल कर आनी चाहिए और वो गाथाओं के माध्यम से आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है, हमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार और जितने भी लेखन वाले संस्थाएं हैं, NCST के प्रेरणाओं के माध्यम से ICSSR हो गया, IJNCA हुआ, IIT दिल्ली हो गया, सारे मिलकर और हमारे सारे विश्वविद्यालय, जिसमें बड़ौदा का हमारा ये जो विश्वविद्यालय जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर भी चिंतन पहुंचा है कि जनजाति विषयों पर लेखन होना है और नए तरीके से लेना है। और उसी क्रम में पूरे देश में 10 ऐसे राष्ट्रीय संग्रहालय बन रहे हैं
और करीब करीब 25 अन्य राज्यों में संग्रहालय बन रहे हैं जनजातीय नायकों की गाथाएं, गीत, और हो सकता है किसी एक की बात हो रही हो। जैसे रांची का है तो वो भगवान बिरसा मुंडा जी को समर्पित है, लेकिन पूरे जनजातीय समाज के जितने भी नायक छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए उनको सभी को वहां पर दिखाया जा रहा है। ये अपने आप में एक नया अध्याय है और ये अपने आप में गुमनाम और जो अनाम नायक हैं उनकी बात करने का एक क्रम चला है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि भारत सरकार ने लगभग 200 अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से 200 ऐसे नायकों को खोज निकाला, उनकी गाथाओं को, जो अभी तक गुमनाम थे। ये सारे जनजातीय नायक हैं। दूसरा, 85 से अधिक क्रांतियों का जहां जहां भी शंखनाद हुआ है उन स्थानों को ढूंढ निकाला है और 35 ऐसे स्थानों को चिन्हित करके वहां पर कोई ना कोई स्मारक बनने की बात चल पड़ी है, आगे चल पड़ी है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार आप करतल ध्वनि से इन प्रयासों को एक बार मान्यता दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूरज के प्रकाश को, नदी की धारा को, सिंह की गर्जना को और वीरों की हुंकार को ना कोई रोक सका है, ना कोई रोक सकेगा। ऐसा ही एक भाव लेकर जनजातीय नायकों ने अपना पूरा आंदोलन चलाया और जो प्रतिकार किया। और संभवतः उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं, कि मैं पूछने की जरूरत नहीं, कागज चलाने की जरूरत नहीं कि मैं ऐसा करूं या ना करूं। उन्हें देखा कि अभी तक का हमारा जो भारत की शासन प्रणाली है, समाज की प्रणाली है, सांस्कृतिक प्रणाली है, इसके बुनियाद में संस्कृति है। इसकी बुनियाद में हम सभी का चैतन्य भाव है, जिसमें हम सभी मान के चलते हैं हम सब एक हैं। और जनजातीय नायकों ने जो सोचा है, संभवतः इस धरती को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए वो सोचा होगा कि मैं भी भारत हूं। तो मैं कितना भारत हूं, यह प्रश्न गणित का नहीं है, यह प्रश्न एंथ्रोपोलॉजी का नहीं है और ना ही किसी इंजीनियरिंग का प्रश्न है। मैं भी भारत हूं, इस मीन्स ये कि मेरे कंधों पर भी इस भारत माता की रक्षा का दायित्व है। ये भाव है और इस भाव की कोई गणित नहीं हो सकती, इसको कहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझता है इसी बात को लेकर। और यदि इस बात को देखें आप और हम भी महसूस करें कि मैं भी भारत हूं, तो मैं कितना भारत हूं? मैं उतना भारत हूं जितना 140 करोड़ होता है। गणित के हिसाब से आप निकाल लीजिए। लेकिन यदि मेरा एक छोटा सा अंश भी है, तो यदि मैं किसी बात को कहता हूं, मैं किसी बात को रखता हूं, मैं किसी प्रेरणा की बात करता हूं, किसी नायक की बात करता हूं और एक इतिहास के उस गुमनाम हीरो की बात करता हूं, तो फर्क पड़ता है। इसका कितना फर्क पड़ता है? उतना फर्क पड़ता है जितने लोगों तक हम पहुंचते हैं। और यहां मैं का अर्थ मन्नालाल रावत नहीं है, या मैं का अर्थ हम सभी भारतीयों के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि आयोग ने जो बात बढ़ाई है इस देश के सुजलाम और सुफलाम बनाने के लिए जनजातीय नायकों की बात, यह अपने आप में इस धरातल की बात है। बात करते हैं राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश के इस भील बाहुल्य क्षेत्र में, जिसमें बहुत सारी गाथाएं, बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। तो एक नायक हुए बेगड़ा भील। यदि हमें अपना स्वत्व देखना है, अपना स्वरूप देखना, अपनी पहचान देखने की, तो बेगड़ा भील का नाम लेना बहुत जरूरी, क्योंकि वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से हुए थे। मोहम्मद गजनी जब 17वां आक्रमण करने के लिए आया तो सबसे बड़ा प्रतिकार यदि किसी ने किया तो बेगड़ा भील ने किया था। यह बात दूसरी है कि कितना असर हुआ, कितना परिणाम मिला, लेकिन उस आक्रमण का प्रतिकार करने का पहला जो श्रेय जाता है वो बेगड़ा भील को जाता है, जनजातीय समाज को जाता है। इसलिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में यदि आते हैं तो मेवाड़ की बात होती, महाराणा प्रताप की सेना के रूप में राणा पूजा भील की बात होती है। महाराणा प्रताप का जो संकल्प था वो 2 पंक्तियों में निकल के आता है। मेवाड़ के राज चिन्ह पर उसको दर्शाया गया है, जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करता है। जो कर्तव्य पथ पर चलता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, धर्म स्वयं करता है। इतना बड़ा संकल्प जब निकल गया और पूरे जगजाहिर हो गया, तो अरावली का जो खेड़ ब्रह्म से शुरू होकर पूरा विंध्यन क्रम होकर सतपुड़ा तक होकर महाराष्ट्र तक की जो जाता है, तो भील समाज ने ये सोचा कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तहि राखे करता है, ये कर्तव्य पथ की बात है, ये तो हमारे संस्कृति की बात है, मूल भाव है। इसमें कहीं पर भी जातीय अहंकार नहीं है। ये तो देश की रक्षा की बात है और आक्रांताओं से मुकाबला करने की बात है। इसलिए हमें अब चुप नहीं बैठना, हमें पीछे नहीं हटना है, हमने अवसादग्रस्त नहीं होना है। हो सकता है कि महल छूट गए हो और उनके साथी, उनके परिजन छोड़कर चले गए, महाराणा प्रताप के साथ में हमें खड़े रहना है। क्यों? क्योंकि हमारा बचपन का साथी है। महाराणा प्रताप को कभी भीलों ने महाराणा प्रताप के रूप में नहीं देखा, कीका के रूप में देखा। मेवाड़ की गाथाएं, अरावली का पूरा जो लोक गीत है,
वो सारे के सारे इसी बात पर बिखरे हुए हैं कि भील समाज ने उनको देखा कि हमारा अपना साथी कीका है, थोड़ा नाम बड़ा हो जाता है, महाराणा हो जाता है, ऐसा लगता है थोड़ा दूर हो गया है, कोई सत्ताधारी हो गया, महल में रहता है, उनको हमारे से क्या पड़ी, हम तो आम जाने, क्यों जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे, ये बात ठीक है। लेकिन जब ये प्रण देखा तो जनजाति समाज खड़ा हुआ और फिर हल्दी घाटी हो, गोगुंदा का युद्ध हो, चाहे उसके बाद के चावड़ की नई राजधानी बनानी हो, और आखिरी 1582 का जो दिवेर का युद्ध हो, वहां तक जनजाति समाज लगातार महाराणा प्रताप के साथ में खड़े रहे। और इस बात को डॉक्टर अमरेंद्र रत्नू पिछले दिनों 1000 सहस्त्र का धर्म युद्ध नाम की किताब में इस बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि उस किताब को हम सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जनजाति इतिहास पर इतना अच्छा लेखन एकदम स्पष्ट रूप से, मुखर ढंग से पहले किसी ने नहीं किया। थोड़ा एक एक दो दो पैरा जरूर आया करते, लेकिन उन्होंने 450 पेज की किताब में लगभग 65 पेज लिखे हैं महाराणा प्रताप के साथ में भीलों की गाथाओं पर। मुझे लगता है ये आजादी के अमृत महोत्सव का जो अमृत निकल कर आ रहा है, जहर शायद अब पीछे रह गया है, और ये नीलकंठ नाम का जो जनजाति समाज है वो अब अमृत पान कर रहा है, और ये विचार सभी के सामने आता चला जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। हम जब बात करते हैं महाराणा प्रताप की तो एक लोकगीत चलता है वहां पे, राणा थारी आण रे में राखी भीला पाल रे, आयो रे बेरिया रो अब काल रे, मेवाड़ी राणा तारे पाछे उबी भीला टोल रे, टोल मीन्स फौज। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम आपके पीछे खड़े हैं। ये जो भाव है ये जनजाति समाज का पूरे हिंदुस्तान में रहा है, अखंड भारत में रहा है। और विशेष तौर पर जब मौर्य काल की बात करते हैं तो एक आठवीं समाज की बात होती है। आठवीं समाज क्या था? वो जनजाति समाज था। क्यों? क्योंकि आठवीं जो है वो वनांचल को बोला जाता है, और उसमें जो क्षेत्र जो समाज रहता था कभी भी प्रभुत्व के लिए नहीं मिला। ये जरूर था कि एक मूवमेंट होता था वो इस बात के लिए कि हमारी सीमांकन हो जाए, और दूसरा महत्वपूर्ण यह कि लेकिन ये जो भाव था कि सभी अपनी अपनी जगह स्वायत्त थे, जनजाति समाज भी स्वायत्त था और दूसरा समाज भी अपने तरीके से रहता। और जो टैक्स का इंपोजिशन है, टैक्स की वसूली है, वो एकदम आक्रामक ढंग से नहीं होती थी, लूट खसोट नहीं होती थी। जब कभी जरूरत होती थी आते थे, जितना दे सकते थे, तो सभी का अपना एक तारतम्य था। और इस कारण जो भारतीय राजाओं का जो शासन काल रहा है, मध्यकाल, उससे पहले का रहा है, कभी भी देश में अकाल नहीं पड़ा। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अचानक ये अकाल की बात कैसे होने लगी? आठवीं समाज में नहीं हुआ, नागवंशियों के जो शासन थे जनजातियों के उस टाइम नहीं हुआ, नायक हुए, पहाड़ी समाज हुआ, ये सारे जनजाति नायक हुए, यहां तक कि नागवंशियों ने कश्मीर में भी राज किया, वहां तक की बातें। लेकिन ऐसा अकाल की बात कहीं पर भी निकल कर नहीं आती, क्योंकि सारा का सारा लोक कल्याणकारी जो विचार था, जिसको हम शिवम बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, हम शिवम कल्याणकारी शासन के माध्यम से हम रहते थे, कभी अकाल नहीं पड़ा। अंग्रेजों के आने के बाद अचानक अकाल क्यों पड़ने लगे? अंग्रेजों ने सीधा जो टैक्स सिस्टम था उसके ऊपर आक्रमण किया। और यहां से बात होती है महत्वपूर्ण बात जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज जैसे ही 1757 के प्लासी के युद्ध में जीत गए और एक तरीके से वहां से शुरुआत होती है औपनिवेशिक शासन की, उसमें उन्होंने सबसे पहला जो आक्रमण किया वो राजस्व पर किया, क्योंकि उनको दीवानी अधिकार मिले थे, उनको टैक्स कलेक्शन के अधिकार मिले थे, फौजदारी अधिकार उस टाइम उनको नहीं मिले। तो सबसे पहले उन्होंने लूट खसोट शुरू की, अपने लोगों को डिप्लॉय करना शुरू किया कि आपको कितना लाना है, और एक ठेकेदारी सिस्टम कर दिया। उसमें समाज नहीं ला रहा था, उसमें समाज की जो हिस्सेदारी थी स्वाभाविक वो नहीं थी। और इस बात को सबसे पहले यदि देखें तो हम तिलका मांझी जी ने इस बात को पकड़ा। और कैसे? उन्होंने देखा कि अंग्रेज यहां से बहुत बड़ी संख्या में राजस्व को इकट्ठा करके फिर इनके राजधानी में ले जाते हैं, भागलपुर के क्षेत्र से ले जाते हैं। ये लूट खसोट अब नहीं चलनी चाहिए। और जो लूट खसोट कैसी थी? भारतीय जीवन पद्धति, शासन पद्धति के अनुसार जो टैक्स का रेवेन्यू था, जो टैक्स का जो रेट थी वो 1/6 थी, बाद में जाके 1/10 तक हुई, 1/6, 1/10 तक चलती रही। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये 1/2 लगभग 50% तक हो गई, और कई जगह तो 2/3 हो गई। कई जगह ये कर दिया गया कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड के माध्यम से छोड़ दिया गया कि अब आप वसूल कीजिए, उतना वसूल करके लाइए जितना हमें चाहिए, और उसको ऑक्शन कर दिया गया, जो सनराइज टैक्स, सनसेट टैक्स के नाम से आने लगा। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो पद्धति थी उसके माध्यम से परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में शुरू हुआ, जिसको छोटा नागपुर क्षेत्र से, तिलका मांझी वहीं से आते हैं। तिलका मांझी जी ने इस बात को समझा और प्रतिकार किया,
और उन्होंने सबसे पहले प्रतिकार की स्थिति यह थी कि अपने तीर के माध्यम से, परंपरागत जो हथियार है उसके माध्यम से उन्होंने वहां का जो क्लीवलैंड नाम का एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट था उसको मार गिराया, और यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। और संभवतः इस सजा का स्थिति यह आई कि उनको 4 घोड़ों के पीछे उनको पकड़ के 4 घोड़ों से पकड़ के एक जनजाति नायक को ले जाया जा रहा है, और 4 घोड़े अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जब उनका शरीर घोड़ों से टकराता था तो घोड़े लात और मारते थे, और पूरे भागलपुर के क्षेत्र में उनको घुमाया गया। उसके बावजूद भी उनके प्राण नहीं निकले। इस पे एक कविता है, संभवतः वो संदेश देती है। तुम पर घोड़ों की बरसात हुई, तुम घोड़ों के पीछे घसीटे गए, फिर भी तुम्हें मारा नहीं जा सका। तुम भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फिर भी डरते हैं जमींदार और अंग्रेज तुम्हारी तिलका अर्थात गुस्सेल आंखों से। तुम मरकर भी नहीं मर सके। पहली फांसी यदि किसी को हुई है तो जनजाति समाज के इस नायक की हुई है, तिलका मांझी की हुई है। और ऐसा लगता है कि जो पूर्ण स्वराज है वो भाव यदि कहीं जागृत हुआ तो तिलका मांझी के गुस्सेल आंखों में हुआ था कि ये हमारे स्वराज की हनन करने वाला है, इसीलिए उस मजिस्ट्रेट को मारा था। जनजाति समाज के नायकों की जब बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा नाम है। और आगे जाके ये बात करें कि जो धरतीपुत्र हैं वो कैसे सोचते थे, तो निश्चित रूप से हमें तिलका मांझी जी के बाद के जितने भी नायक हैं आप प्रदर्शनी में एक बार देखें। हम सिर्फ संकेत कर सकते हैं, पूरी गाथाएं सारी बातें नहीं आ सकती, लेकिन ये जो एक परंपरा है कि परंपरागत तरीके से हमारी एक छोटी फौज होगी, हमें कहीं पर भी हमारा एक किला नहीं है, लेकिन हम जिनका सूर्यास्त नहीं होता जिनके शासन का, उससे मुकाबला कर रहे हैं। ये जो भाव है ये निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाला भाव है। आगे जाकर वीर रामजी गोंड हुए 24 साल के, 24 साल में उन्होंने क्रांति की है और हैदराबाद के क्षेत्र में उन्होंने परंपरागत हथियारों से छापामार प्रणाली से युद्ध किया। अब यहाँ महत्वपूर्ण क्या है, रामजी गोंड एक क्रांतिकारी हुए, कर दिया। महत्वपूर्ण ये नहीं, उन्होंने 1000 युवाओं की सेना तैयार की। कितने उम्र में? 24 वर्ष की उम्र में। ऐसा लगता है कि ये युवाओं का आंदोलन है, युवाओं की क्रांति है। युवा अपने कंधों पर इस बात को ले रहे हैं। 24 साल की उम्र में आज की तारीख में हम जब सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बस अभी मोटे तौर पर समाज को समझना शुरू किया है, और यहाँ तो 24 साल की उम्र में क्रांति हो रही। 1000 सैनिकों की पूरी टुकड़ी तैयार हो गई है, अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे हैं जिनके पास उन्नत किस्म के हथियार, तीर, कमान, गोफन, उससे मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह ये भी है कि रामजी गोंड की जो 1000 की सेना है वो एक दिन किसी, इसे बोलते हैं कि जयचंद सब जगह होते हैं, किसी ने सूचना देके उनको सभी को अरेस्ट करवा लिया, और एक बरगद के पेड़ पर 1000 सैनिकों को फांसी पर लटका दिया गया। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी घटना हुई होगी। और यह घटना 1807 की है। 1857 आने में अभी 50 साल बाकी है। उससे पहले क्रांतियां हो रही है। ये गाथाएं क्यों गुमनाम हैं, खो गई हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि इस देश का जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, उसकी बातें अब धरातल पर आनी बहुत जरूरी है। वीर बुधु भगत हुए, राघोजी भांगरे हुए, बहुत सारे नायक हैं, बहुत सारी गाथाएं हैं जिनको आगे कर सकते हैं। हूल क्रांति का जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो तिलका मांझी की जो विरासत थी, जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की भावना को जागृत किया था, और पहले ऐसे नायक हैं जो शहीद हुए, फांसी हुई है, उस बात को संथाल परगना में ही हूल क्रांति के माध्यम से आगे बढ़ी है। और इसमें सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, 4 भाई और 2 बहनें इसमें शहीद हुई। और इस क्रांति में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 65,000 संथाल भाई बहनों को शहादत देनी पड़ी। आप कल्पना करिए 65,000 संख्या कितनी होती है सामूहिक, क्योंकि जनजाति समाज को जो जीवन पद्धति है वो व्यक्ति आधारित नहीं है कि मुझे ही चाहिए, मेरी ही संपत्ति है, ऐसा नहीं। पूरे देश में जो सामूहिकता का भाव है वो जनजाति नायकों ने दिया है, और ये हूल क्रांति के माध्यम से हमें 1855 में समझ में आता है। उसके बाद 1857 की क्रांति आती है जिसमें बहुत सारी गाथा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण
जो घटना है उसको सुनाना चाहूंगा महाकौशल से, जबलपुर से। तो लगभग सब जगह एक तरह से मेरठ और बैरकपुर से क्रांति की शंखनाद हुआ उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में, लेकिन वो मध्य भारत में पहुंचा जिसमें शंकर शाह और रघुनाथ शाह दो बाप बेटे हैं। उनकी गाथा में सिर्फ कविताओं के माध्यम से संदेश दे रहे थे और 52 जो अलग अलग गढ़ थे उनको जोड़ने की बात कर रहे थे। और कविताओं के जो भाव थे वो भाव उस सिर्फ कविता के आधार पर अंग्रेजों ने उनको अरेस्ट किया और उनको तोप के मुंह के आगे बांध कर उनको उड़ा दिया। और जो कविता का भाव था और अंतिम जो शब्द थे उनके इस तरह से थे, मलेच्छों का मर्दन करो काली मां, ये रघुनाथ शाह कह रहे हैं और ये शंकर शाह कह रहे हैं और रघुनाथ शाह कह रहे हैं कि कालिका भवानी माए अरज हमारी सुन, डार मुंडन गैर खड़ग कर धर ले। काली मां की आराधना ये अपने आप में एक पूरी प्रार्थना है, समाज का अपना स्वरूप है। ये बहुत सारी गाथाएं हैं जिसमें लगातार बात करते जाएं तो 1857 की क्रांति हो, 1857 की क्रांति के बाद ऐसा लगता है कि 57 और 58 में जब शाही घोषणा हुई तब क्रांति रुक गई थी, ऐसा नहीं। जनजाति समाज के नायकों ने 1865 तक इस बात को आगे बढ़ाया, लेकिन अंग्रेजों ने यह सोच लिया कि यदि वन अंचल में इस तरह की चीजें लगातार होती रही तो हमारा शासन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा हानि यदि हुई थी तो वो वनांचल में हुई थी, संभवतः जनजाति नायकों ने सबसे ज्यादा इनको हानि पहुंचाई थी, ऐसा रिकॉर्ड में निकल कर आया। लेकिन कहीं पर भी ये पता नहीं लग रहा था कि ये जनजाति समाज के लोग हैं कितने लोग हैं। तो 1871 में जाकर जनगणना की गई। जनगणना ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी घटना है, अभी तक प्रसारित की गई। क्यों? शेर की कहानी शिकारी लिखा है। वास्तव में वो जनगणना के माध्यम से ये पता करना चाह रहे थे कि किस वनांचल में कितने लोग रहते हैं, ताकि मुकाबले के हिसाब से उसी तरीके से तैयारी की जाए। और दूसरा, मार्शल लॉ लगा दिया गया वनांचल में। मार्शल लॉ का मतलब होता है जिस किसी को हथियार के साथ में देखा जनजाति समाज के व्यक्ति को डायरेक्ट गोली मारो, ये पावर मिल जाता है मार्शल लॉ में। ये सारे हथियार निकल कर आए और उसके बाद अलग अलग तरीके से जनजाति समाज के सभी अंचल को कंट्रोल करने की बात की। उस टाइम में जो लगभग 65% जो वन था वो इसी अंचल में था। और ऐसे कालखंड में बहुत सारी हानि उठाने के बाद एक महानायक का जन्म 1875 में 15 नवंबर को होता है, जिनके जन्म जयंती दिवस को भारत सरकार ने जनजाति गौरव दिवस 2021 में घोषित किया है। धरती के आभा क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा जी का जो मूल मंतव्य है, मूल चिंतन है, वो स्वधर्म के आधार पर स्वराज को प्राप्त करना है। वो बिरसायत पंथ की स्थापना करते हैं और फिर ललकारते हैं कि हमारा जो स्वधर्म है वही बुनियाद है, वो पुरखों की निशानी है और इसी को बनाए रखना है। और 25 साल की उम्र में अपनी सेना खड़ी कर देते हैं और 14 वर्ष की उम्र में तो क्रांति की शुरुआत कर देते हैं। जब उनका देहावसान हुआ तब उनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी और उनका जो चिंतन है उस चिंतन को एक कविता के माध्यम से पूरे देश में सभी लोग जानते हैं। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। दुश्मनों ने तुम्हें पकड़ा था, तुम्हारा हाथ में लोहे की जंजीर थी, किंतु तुम्हारे मन में कोई चिंता नहीं थी। तुमने देश के लिए प्राण दे दिए, हम तुम्हें युगों तक नहीं भूलेंगे। हम आज तक तुम्हारे गीत गाते हैं, हम तुम्हें बार बार जोहार करेंगे, राम राम करेंगे। ये जो गौरव दिवस है ये सभी नायकों की बात है, लेकिन जनजाति नायकों की चिंतन मनन और एक आइकॉनिक सप्ताह के माध्यम से उस कालखंड में सभी को याद किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो बातें हैं ये सारी की सारी राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर यदि बात करें तो यहाँ पर इसी परंपरा को, बिरसा मुंडा जी के परंपरा को आगे बढ़ाया गोविंद गिरी जी महाराज ने मानगढ़ धाम के आंदोलन में। वहां पर भी यही था, धाम धूनी परंपरा के माध्यम से सभी को इकट्ठा किया और संप सभा का गठन किया, मतलब एकता सभा का गठन किया। वे स्वयं जनजाति समाज से नहीं आते थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से जो मूल्य हैं शाश्वत मूल्यों पर आधारित है, इस कारण सभी समाज एक हैं, ऐसा भाव लेकर वो आए। और उस आंदोलन में 1913 में 17 नवंबर को 1507 जनजाति समाज के नायकों को शहादत देनी पड़ी। और एक मेला है, एक सत्संग है, यज्ञ आहुति का आयोजन है, पूर्णिमा का दिवस है, लेकिन अंग्रेज मशीन गन लेकर, छोटी तोपें लेकर मानगढ़ धाम पहाड़ पर पहुंचते हैं और सभी को मार डालते हैं। यह कौन सी मान्यता है? और फिर लिखते और नहीं है कि कितने लोगों को शहादत हुई, छुटपुट घटना के रूप में लिखते हैं। जलियांवाला कांड में तो शायद 362 की
हत्या हुई थी और बहुत गाथाएं हैं। जनजाति समाज की बातों में किसी बात से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन जहां 1507 नायकों ने, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वालों ने शहादत दे दी, उनकी बात नहीं करना, यह कहां का न्याय है? यह कौन सा चिंतन है? आप किसको प्रमोट करना चाह रहे हो और क्यों हाइड करना चाह रहे हो, क्यों छुपाना चाह रहे हो? यह प्रश्न है समाज का। इसी कारण हमारे एक मार्गदर्शक इस बात को कहते हैं, जनजाति समाज का व्यक्ति बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब यह मत समझिए कि वो बोलना नहीं चाहता। वो धीरे से कुछ कहता हो तो आप ये समझिए वो भी एक चीख है, एक साइलेंट, चिल्ला के कह रहा है, संकेत करता है तो भी समझिए कि वो चिल्ला के कह रहा है। इस भाव तक समझने की जरूरत है। और ये संकोच आज की तारीख में जब नजर आता है जनजाति समाज का, तो ये नहीं है कि हमें नहीं कहना है। हमें लगता है कि क्योंकि मैं धरती पुत्र हूं, धरती मेरी माता है, तो मेरा दायित्व है जो मैंने निभा दिया, उसके बाद मेरे लेखे जोखे की जरूरत नहीं है, ऐसा मान लिया। ये ठीक नहीं, ये अमृत निकल कर आना चाहिए। और इस बात को जब गुजरात में बात कर रहा हूं तो पाल चित्रिया की बात करनी बहुत जरूरी है। 1922 में मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में भील समाज ने आंदोलन किया और वो बात काफी आगे तक बढ़ी और ये बहुत बड़ी हत्या हुई, लगभग 1200 की तो रिकॉर्ड में है। और ये बात जब हुई और जो घटना हुई तो उसमें ये भी निकल कर आया कि अब ये इतने सारे लोग हो गए तो कल कोई गिनेगा, इनके सारी अस्थियां वगैरह देखेगा तो सरकार बदनाम होगी, इसलिए ये ठीक नहीं। तो क्या करें, पास में एक पटेल जी थे, उनका कुआं था, सूखा था, सारी लाशों को उस कुएं में डाल दिया गया। रिकॉर्ड में नहीं लेना। ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं, बहुत सारी नायकों की कहानियां हैं, वे सारी की सारी पूरे देश में, चाहे नागालैंड की बात करें, चाहे सिक्किम की बात करें, चाहे रानी चेन्नम्मा की बात करें कर्नाटका से, चाहे केरला की बात करें, उड़ीसा की बात करें, हर जगह ऐसी गाथाएं, ऐसी कहानियां हैं बिखरी हुई। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी बातें हमें ध्यान में रखना है, प्रदर्शनी देखना है और प्रदर्शनी के साथ ही साथ हमें अपना जो स्वरूप है उसको जागृत रखना है। और जो जनजाति गौरव दिवस है उसके लिए और जनजाति संग्रहालय की बात और जो अभी पूरे देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, वे सारे के सारे कार्यक्रमों की सारी डिटेलिंग्स है, रिपोर्ट आती है। इस बात के लिए देखना है कि समाज का धरातल है, देश का धरातल है और ये समाज का गौरव है, देश का गौरव है। और तू में एक रक्त जो भाव है उसको जीवित रखना है, मजबूत करना है, प्रखर करना है। और एक बार पुनः विश्वविद्यालय का जो सत्यम शिवम सुंदरम है उसकी तरफ, उस भाव को आपके सामने रखते हुए, जो सत्य है वो कल्याणकारी भी है, शिवम है, और जो शिवम है कल्याणकारी है तो वो सुंदर भी होना चाहिए। हम सभी की उसमें भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ सम्मान दिया और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सार्वजनिक उद्बोधन ने छात्रों को जरूर प्रेरित किया है। अगला वक्तव्य होने से पहले हम एक दोबारा फिल्मांकन देखेंगे और उसके पश्चात हम व्याख्यान करेंगे और सभी